नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त 3 बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर है। एक, बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की जीत और पूरी जद्दोजहद के बाद अब तय हो गया है कि कौन मुख्यमंत्री, कौन डेप्यूटी मुख्यमंत्री, फॉर्मूला क्या होगा। वहीं कर्नाटक की जनता इस वक्त अपने आने वाले मुख्यमंत्री जो हैं उनका जबरदस्त स्वागत कर रही है। डीके शिव कुमार का भी एक बड़ा स्वागत वहां पर हो रहा है। शाम 7 बजे कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उस पर लिए चलेंगे आपको। फिर बात करेंगे भारत में क्या 26/11 का आरोपी जो है तहावुर राणा, पाकिस्तानी मूल का कनेडियन ये जो व्यापारी है और इस आतंकवादी हमले का इसको एक अहम सूत्र बताया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक खबर, कितना आसान होता है घर से अपने सिर्फ नल खोलकर या फ्रिज के दरवाजे को खोलकर ठंडा पानी लेना। नासिक का एक ऐसे गांव आपको लिए चलेंगे जहां पर रोज पानी के लिए लोगों को, खासतौर से महिलाओं को, समझ लीजिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है एक मटके पानी के लिए। इस खबर को भी आपको बताएंगे किस तरीके से पानी के लिए लोग जूझ रहे हैं। पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से आ रही है, जहां पर जबरदस्त स्वागत हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कर्नाटका कांग्रेस में। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। सिद्धरमैया के सपोर्टर्स जो हैं, कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो कितने खुश हैं। सिद्धरमैया पहुंच गए हैं बेंगलुरु में और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी उनका आगमन हो गया है 7 बजे, यानी कि अभी बिल्कुल कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें औपचारिक तौर पर अपने नेता के तौर पर सिद्धरमैया को चुना जाएगा। और उसके बाद औपचारिकताएं जो होती हैं सरकार बनाने की, वो शुरू हो जाएंगी। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये एक एक करके कांग्रेस के पार्टी के जीते हुए जो एमएलएज हैं ये पहुंच रहे हैं विधायक दल की बैठक के लिए। 3-4 दिन से जो जद्दोजहद चल रही थी, खींचतान चल रही थी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसका जवाब कल देर रात आया। अब ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं समझौता जरूर हो गया है। और आज क्या ये जो मीटिंग है इसके बाद बताया जा रहा है कि 12:30 बजे शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें आगे सिद्धरमैया बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटका के, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे ये कांग्रेस की कमान संभालते हुए सिद्धरमैया। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी निहाल के पास, इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, जबरदस्त जश्न मन रहा है कर्नाटका में, जीत का जश्न। उसके बाद अब ये जो खींचतान थी वो खत्म, सरकार, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इस पर कोई अब असमंजस नहीं है। बिल्कुल जश्न का माहौल वहाँ भी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो एचएएल एयरपोर्ट के आसपास की थी, जहाँ पर स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट जहाँ पे लैंड की, वहाँ की वो तस्वीरें थी। और यहाँ ये कांग्रेस का मुख्यालय है। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी संख्या में सपोर्टर्स डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के यहाँ पे जमा हो गए हैं। सुरक्षा के भी काफ़ी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किया गया। दाहिनी तरफ गोविंद मूर्ति, जब कैमरा पैन करेंगे वहाँ से, जहाँ पर सीएलपी की बैठक होनी है, वहाँ तक सभी नेताओं को ले जाया जाएगा। जहाँ तक असमंजस की बात है तो मैं एक बात आपको बिल्कुल साफ बता दूं कि पहले दिन से ही ये साफ हो चुका था कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार को भी पता था कि तकनीकी कारणों से वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए कि जिस आधार पर कांग्रेस ने वोट मांगा था, उस आधार, खास करके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट मांगा था, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और वो अभी जमानत पर हैं। ऐसे डीके शिव कुमार को पता था। सिर्फ डीके शिव कुमार एक ही चीज़ चाहते थे कि जब पावर ट्रांसफ़र की जो बात हो रही है कि 2 साल या 2.5 साल के बाद सिद्धरमैया उन्हें पावर ट्रांसफ़र करेंगे, उस वक्त वो चाहते थे कि वहाँ पर सोनिया गांधी की मौजूदगी हो, वहाँ पर राहुल गांधी मौजूद रहें और साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की मिसाल आपके सामने है। ऐसे में वो किसी तरह का कोई गुफअप नहीं चाहते थे और इसीलिए इतना वक्त लग रहा था। बाकी चीज़ें बिल्कुल तय थी, क्योंकि कांग्रेस को भी ये साफ अच्छे तरीके से पता था कि अगर आज कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने की हालत में पहुंची है तो उसमें सबसे जो अहम भूमिका निभाई है वो डीके शिव कुमार ने निभाई है। तो अब तैयारियां पूरी है, थोड़ी देर में यहाँ पर सभी नेता पहुंचेंगे और उसके बाद खास करके सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और इसके बाद यहाँ पर सीएलपी की बैठक शुरू होगी और औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। निहाल, जैसे 7 बजे का समय था, दोनों नेता पहुंच गए हैं वहां पर।
एक जो बड़ा पेंच जो बार बार जो बातचीत हो रही थी कि अभी कांग्रेस ने तय किया है कि सिर्फ एक ही डेप्यूटी मुख्यमंत्री होगा, जी परमेश्वर हो या एमबी पाटिल और भी जो अलग अलग समुदाय के नेता हैं, लिंगायत खास तौर से, वो सब चाह रहे हैं कि उनका भी एक कोई डेप्यूटी सीएम बने। तो वो किस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है? देखिए, उन्हें ये कहा जा रहा, बताया गया है, जो जानकारी हमें मिली है कि इन सबको अच्छे जो प्राइम पोर्टफोलियोज हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार का माफ कीजिएगा, यह कहना था कि अगर वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ कोई और उप मुख्यमंत्री नहीं। इस बात पे एक डेडलॉक था और इसीलिए थोड़ा वक्त भी लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल तस्वीर साफ थी। डीके शिव कुमार का कहना था कि अगर उप मुख्यमंत्री वो बनते हैं तो दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ऐसे में मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और साथ ही साथ लिंगायत, इन लोगों को प्राइम पोर्टफोलियो दे करके इन्हें शांत करने की कोशिश की जाएगी। आप देखिए, जो शेड्यूल कास्ट के एक बड़े नेता हैं पर जी परमेश्वर, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कम से कम उप मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस आलाकमान को उनके नाम को कंसिडर करना चाहिए। वीर शैव लिंगायत समाज की तरफ से भी कहा गया है कि उनके किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, दबाव था, यानी उप मुख्यमंत्री का पद वो भी चाहते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से भी ये मांग की जा रही है कि यूटी खादर जैसा बड़ा नेता यहाँ पर है, बार बार जीतता रहा है। जब कभी भी कांग्रेस, खास करके दक्षिण कन्नाडा में जब कांग्रेस की स्थिति खराब रही है तभी वो वहाँ से जीते हैं, उनकी दावेदारी बनती है। ओल्ड मैसूर रीजन के साथ साथ दूसरी जगहों पे मुस्लिम्स ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया है। तो जो अहिंदा वोट बैंक की जो बात की जाती है, ऐसे में दावेदारी बहुत है, लेकिन कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि प्राइम पोर्टफोलियो दे करके इन सभी लिंगायत, मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के जो नेता हैं उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करेगी। मैंने सुना निहाल, कुछ वहां पटाखे वटाखे भी जलाए जा रहे थे। कांग्रेस का जो दफ्तर है वो भी काफी सजा हुआ है आज। बड़े सालों बाद कांग्रेस के दफ्तर में इस तरह खुशी मनाई दिखाई पड़ रही होगी बेंगलुरु में। आइए, आपको कांग्रेस का दफ्तर में शुरू में दिखाया था, एक बार फिर आपको दिखाता हूं। यहां पर बहुत बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों के, और साथ ही साथ खुशी का भी माहौल है। जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी यहां पर उत्साहित हैं। पटाखे कई बार यहां पर चले हैं। ये है कांग्रेस का मुख्यालय यहां पर क्वींस रोड पे, और यहां पर देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। यहाँ पे कुछ जो नेता विधायक पहुँच गए हैं और जो दूसरे विधायक जो पहुँचने वाले हैं, सबका यहाँ पर इंतज़ार भी हो रहा है। ठीक इसके पीछे वो जगह है, वो ऑडिटोरियम है जहाँ पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर में, बताया ये जा रहा है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों अभी अपने घर गए हैं और वहां से सीधे पहुंचेंगे जहां पर निहाल इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के पूरे जो नेता हैं एक एक करके जुट रहे हैं और फिर औपचारिक तौर पर सिद्धरमैया को कांग्रेस का जो वहां पर असेंबली के अंदर दल है, यानी कि जो कांग्रेस का सीएलपी लीडर के तौर पर चुन लिया जाएगा सिद्धरमैया को। तो इंतजार इस बात का, और उसके बाद औपचारिक तौर पर ये लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाने की प्रक्रिया जो है उसको प्रारंभ कर देगी। चलिए, तो ये सिद्धरमैया के घर के बाहर जो उनके समर्थक हैं इंतजार करते हुए, बाहर काफी जबरदस्त पुलिस का जमावड़ा भी है, और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया जो हैं वो आज उनको सबसे पहला यही किया जाएगा कि उनको सबसे पहले चुना जाए सीएलपी लीडर, और उसके बाद वो जाके गवर्नर से मिलके सरकार बनाने की कवायद शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 26/11 मुंबई हमले, जिसको हर भारतीय एक बुरे सपने की तरह याद करता है। उसके एक प्रमुख आरोपी तहव्वुर राना को भारत लाया जा सकता है। अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तान मूल के कनाडा के व्यापारी और हमले के आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण की जो मंजूरी है वो दे दी है। भारत ने दिसंबर 2019 में विदेश मंत्रालय के जरिए प्रत्यर्पण की जो मांग है वो अमेरिका के सामने रखी थी। भारत के अनुरोध पर तहव्वुर राना को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। ये कौन व्यक्ति है और इसका क्या रोल है 26/11 के हमलों में, इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तहव्वुर राना 2008 में जो मुंबई में 26/11 को हमला, यानी कि 26 नवंबर को मुंबई में हमला हुआ था, उसका एक आरोपी है। 62 साल की इस व्यक्ति की उम्र है।
हेडली के बचपन का दोस्त है, आपको याद होगा हेडली एक डबल एजेंट की तरह अमेरिका और पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई उसके लिए काम कर रहा था और उसने इस हमले को प्लान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में भी वो काफी दिन रहा था। पाकिस्तान में इसकी शिक्षा हुई। हेडली भी 5 साल वहीं पर पढ़ा था। यहां पर हसन अब्दुल कैडेट स्कूल में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों वहां पर दोस्त बने। बाद में ये कनाडा चला गया और उसने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर वहां की नागरिकता ले ली। राणा ने अमेरिका में एक कंपनी बनाई, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज इन शिकागो। इससे ये अपना जिसका फ्रंट था, धंधा इससे करता था। राणा की कंपनी से ही मुंबई से जुड़ा था हेडली। लश्कर तैयबा की मददगार होने का आरोप है राणा और उसकी कंपनी पर। 2009 में शिकागो में हेडली की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद राणा को गिरफ्तार किया गया। भारत में लश्कर तैयबा को हमले का सामान मुहैया कराने का आरोप है राणा के ऊपर। 2021 में अमेरिका ने राणा के भारत प्रत्यर्पण की जो कोर्ट से इजाजत मांगी थी और वो इजाजत अब आ गई है और भारत अब उम्मीद कर रहा है कि इस व्यक्ति से पूछताछ की जा सकेगी, इसे जल्द से जल्द यहां पर लाया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ तहव्वुर राणा के साथ साथ अभी भी कुछ ऐसे अहम आरोपी हैं, 26/11 के भी अहम आरोपी हैं जो अभी तक हमारी गिरफ्त से बाहर हैं। 2011 में एनआईए ने 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें तहव्वुर राणा, हेडली, हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी, इलियास कश्मीरी शामिल हैं। पाकिस्तान सेना के कई अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप लगाए गए थे। मुंबई हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का आरोप लगा था पाकिस्तान के कई सेना के अधिकारियों पर, आईएसआई के अधिकारियों पर। 2014 में दिल्ली के सेशंस कोर्ट ने 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इन 9 लोगों को एनआईए ने फरार घोषित किया हुआ है। तो भारत की उम्मीद है कि तहव्वुर राणा जिस तरीके से अगर हमारे हाथ लग जाता है तो बहुत सारे पेज खुलेंगे कि कैसे और कौन कौन पाकिस्तान ने बैठकर इस पूरे हमले की तैयारी जिन्होंने की और कैसे भारत के खिलाफ ये समझ लीजिए जंग छेड़ने का काम किया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जमीनी हकीकत आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों की जिंदगी की हकीकत जो पानी की एक एक बूंद के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। कितना आसान होता है, जैसे मेरे लिए बहुत आसान है कि प्यास लगे और पानी का ग्लास आपके लिए बिल्कुल तैयार हो। ऐसा खुशकिस्मती जो है वो बहुत लोगों के लिए नहीं है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां के नासिक में कई गांव ऐसे हैं जहां पानी की किल्लत इतनी भयावह है कि लोगों को अपनी जीवन को खतरे में डालकर एक बाल्टी पानी निकालना पड़ता है। नासिक की ये तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ के जो गांव हैं वो पानी के संकट से जूझ रहे हैं। पिग गांव की ये महिलाएं हैं जो जान जोखिम में डालकर इस गहरे कुएं में चारों तरफ खड़े होकर पानी निकाल रही हैं। कुछ महिलाएं इसको निकालने के लिए रस्सी के जरिए नीचे भी जाती हैं और पानी जो है उसकी हालत देखिए, वो कितना स्वच्छ, कितना अच्छा पानी है। पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल होगा, हर जरूरत के लिए यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी लंबी दूरी तय करके इनको आना पड़ता है, कतार में लगना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो गांव इस समस्या से जूझ रहे हैं वो वेलपाड़ा गांव है। यहां पर सरपंच ने कहा कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और पानी की किल्लत को दूर करे। ये हर साल की खबर है और हर साल इतना ही दुख होता है इस खबर को पढ़ने में, लेकिन हर साल सरकारें जो हैं वो सिर्फ कागजों में लीपापोती करके अपना काम पूरा कर लेती हैं। इन लोगों की जिंदगी पर अब आप सोच के देखिए कि इनके वोट की कीमत क्या है, कि इनके वोट के बाद भी इनकी जिंदगी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिखाई पड़ रहा। हमारी पढ़ाई रहती है पर हमें इधर पानी भरना पड़ता है। जब मेरे एग्जाम रहती है तो मेरे मम्मी पापा काम को जाते हैं, सब जिम्मेदारी मेरे पे आती है तो मुझे पानी भरने पे आना पड़ता है। मेरी एग्जाम भी रह जाती है, हमारी पढ़ाई भी नहीं होती। एग्जाम में क्या लिखे और
ऐसा ऐसा पानी पीना पड़ता है। बाकी के गुजरात के लोग में ऐसा शुद्ध पानी रहता है और हमारे इधर ही ऐसा खराब पानी पीना पड़ता है। हमारे इधर ऐसा क्यों पानी मिलता है? हम के कीड़े मकोड़े हैं, हम भी इंसान हैं, हमको भी अच्छा पानी मिलना चाहिए। बताइए क्या गलत इस बच्ची ने कहा है? वो भी इंसान है, उन्हें भी अच्छा पानी मिलना चाहिए। जब यही सवाल हमने महाराष्ट्र के एमएलसी श्रीकांत तारा पंडित से पूछा तो उनका जवाब यह था कि पानी की समस्या सच है, बड़ी है और पुरानी है, मगर शासन प्रशासन मिलकर इसको समाधान ढूंढ रहा है। अब कितने और साल लगेंगे? 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, कि कितने और साल लगेंगे कि इनकी समस्या का समाधान कुछ ढूंढ लिया जाए? जरा सुन लीजिए इनकी बात भी। शासन की ओर से और सरकार की ओर से ये जो जल मिशन चल रहा है बड़ा जेन्युइनली और प्रामाणिकता से चल रहा है। हाँ, ये बात सही है कि सालों से इस विषय को लेकर जिस प्रकार की संवेदनशीलता पुराने लोगों के शासन के लोगों में रहनी चाहिए थी, वो दुर्दैव से नहीं रही। पानी की समस्या सच में बड़ी है, पुरानी समस्या है, क्रॉनिक समस्या है, लेकिन शासन और प्रशासन मिलकर हम ये सारे समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए निकले हैं। आप लोगों से भी एक गुजारिश है, अगली बार जरा अपना नल खोल के भूल जाए ना आप उसे बंद करना, तो याद कर लीजिएगा कि पानी के लिए ये लोग कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बड़ी खबर कल फिर मिलेंगे आपके साथ शाम 7 बजे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।